मयंक भैया नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए तो आज का लाइव सेशन शुरू किया जाए। अरुण भैया नमस्कार। दीपक भाई नमस्कार। दरोगा बनने की बहुत बहुत बधाई हो आपको। राधे राधे गुलाब सिंह भाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए तो फिर शुरू किया जाए। जावेद भाई नमस्कार। शिव सिंह भाई नमस्कार। चंद्रशेखर भाई नमस्कार। अनिल भाई नमस्कार। पवन भैया नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। तो शुरू किया जाए। बस एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए। अनिल भाई नमस्कार। एक्चुअली थोड़ा सा नोट इसलिए कर रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग एक दो क्वेश्चन पूछे तो हमने कहा उनका जवाब पहले से ही नोट करके रख लीजिए ना, ताकि बाद में कभी कभी कमेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है, तो रह जाते हैं क्वेश्चन। लोग कहते हैं आए अपना ही सुना के चले गए। अखिलेश भाई नमस्कार। बचेगा कोई नहीं। तो साथियों शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? शुरू से शुरू करते हैं। वर्तमान स्थिति में माहौल कितना ज़्यादा गर्म है वो तो किसी से छिपा नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहा कि ऐसा होगा वैसा होगा, 58-44 मिलेगी, 27-21 पूरा होगा या अच्छी राहत मिलेगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। लगाना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, आवाज़ आ रही नहीं आ रही? कोई भी एक लोग कमेंट कर दीजिए तो शुरू किया जाए, नहीं तो पता चला जो है हम शुरू हो जाएं आवाज़ें ना है तो फिर फ़ायदा क्या। कोई भी एक लोग कमेंट कर दीजिए। कोई भी एक लोग। यूसुफ भाई आवाज़ आ गई? अब आ रही होगी आवाज़। टिंकू भाई अब आ रही ना आवाज़? ठीक है। अब समस्या ये है ना कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में हर तरह के हमारे भाई बहन शामिल हैं, तो जिसका जिस तरीके से हो रहा है वो सिर्फ उसके विषय में सोच रहा है। सपोज दैट मान लो कि अगर किसी का 58-44 में हो रहा है तो वो ये सोच रहा है कि सरकार 58-44 देने जा रही है। 58-44 एकदम
श्योर है कि अभी बस जियो निकलने वाला है। तो जिसका 58-44 में होने जा रहा वो 58-44 का गाना गा रहा है। जिसको लगता है कि उसका 27-21 में हो रहा है वो सोचता है कि सरकार 27-21 पूरा करने जा रही है। जिसको लगता है कि उसका जो कोर्ट में भी है पिटिशनर है वो सोचता है कि सरकार पिटिशनर को देने जा रही है, तो वो कयास लगा रहा है कि पिटिशनर्स को मिलने जा रही है। इसके अलावा अन्य भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि 8000 सीटें देने जा रही सरकार, कैसे देने जा रही। वो हर तरीके की जो मार्केट है इस समय वो पूरी तरीके से जो है गुलजार है। गुलजार इसलिए है कि सब जितने मुंह हैं उतनी बातें कि हाँ जो जिसकी समझ में आ रहा, जैसे जिसका भला हो रहा है वो बस वही सरकार करने जा रही है। लेकिन वास्तव में सरकार क्या करने जा रही है किसी को नहीं पता है। सब हवा में तीर चलाए जा रहे हैं और वो तीर नहीं चलाए जा रहे हैं, वो सिर्फ खुद को सेफ रखते हुए काम किया जा रहा है। सेफ रखने का मतलब ये है कि जिसका जैसे भला हो रहा वो उसी तरीके से एज्यूम कर रहा है कि हाँ सरकार ये करने जा रही है, ऐसा करने जा रही है, 5844 देने जा रही है, साथ में याचियों को देने जा रही है। ये मतलब हर तरीके की बातें जो है इस सब लखनऊ की फिजाओं सहित उत्तर प्रदेश की फिजाओं में तैर रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वास्तव में खुद को तटस्थ रख करके सोचिए कि आखिर क्या कोई रास्ता ऐसा निकल सकता है। और हमारे एससी भाई तो सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि आयोग रिपोर्ट में लेकर के कहीं भी जो है हर जगह पर ओबीसी 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 ही छाया हुआ है, कहीं पर भी एससी की बात ही नहीं की जा रही है, तो वो बेचारे अलग परेशान हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग आज चर्चा करेंगे। और जो लोग किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का मतलब है जिनको शायद मेरी बातें कुछ लोगों को सूल की तरीके से चुभ जाती हैं, तो भैया अगर आप सच नहीं सुन सकते हो, अगर आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, मैं गलत हो सकता हूं, तो आपको बिल्कुल जो है लाइव सेशन छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमने आज तक जितनी भी बातें की हैं कहीं पर भी आपको ना तो हमको गलत प्रूफ कर पाए होगे और ना ही एक तरफा बातें होंगी। खुद को तटस्थ रख करके बातें करिए, खुद को सही तरीके से जो सच्चाई है उसके साथ चलिए, तो आपको सारा चीज़ खुल के सामने आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जब आप तटस्थ रखोगे खुद को, तभी आप वास्तव में हकदार हो जाओगे कि हाँ वास्तव में होने क्या जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली डेट पर जस्टिस अजीज़ कुमार ने कहा था कि जो है तीसरे हफ्ते में केस को लिस्ट किया जाए। तो हम लोग अभी कल मंडे है, कल कोर्ट में रहेंगे और उम्मीद है संभवतः फ्राइडे के आसपास जो है डेट लग जाएगी। अगर फ्राइडे नहीं लगेगी तो फिर भी 1-2 दिन बाद हम लोग, हालांकि सैटरडे संडे है तो उसके बाद हम लोग तुरंत जो है अपना मैटर लिस्ट करवा लेंगे, ठीक ना। और पिछली डेट पर क्या हुआ था मैं लाइव सेशन में सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि किसी के पास कोई उत्तर नहीं है जो हमारे केस में कहीं से भी दिक्कत हो सके। केस हम लोगों का निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग हर हाल में कोर्ट से जीतेंगे, ठीक ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, हमारे जो दलित या एससी भाई हैं वो बहुत परेशान है कि भैया हमारी कोई बात ही नहीं हो रही। सारे प्रश्न हैं हमारे, जब एक बार पूरा हो जाएगा सेशन उसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक ना। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सारी जितनी भी आपकी क्वेरी हैं सब कुछ कंपाइल करके मैं आपको बता दूंगा, शायद उसके बाद पूछने की ज़रूरत ना हो, ठीक ना। तो जो एससी भाई हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है कि हर जगह पर ओबीसी की बात हो रही है, ठीक है। तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। आप बिल्कुल स्पष्ट देख लीजिए जो चौहान साहब का ऑर्डर है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, उन सब जगह पर जो एससी का 21% होना चाहिए उसकी जगह पर 16.60% ही आरक्षण दिया गया इसी को, वो बाकायदा जजमेंट में कोटेड है, ठीक ना। तो उस जजमेंट से इतर जा करके सरकार कोई नहीं करेगी कि ऐसा कदापि नहीं करेगी कि जो है ओबीसी को दे दे और एससी को ना दे, ठीक ना। तो आप लोग उससे बिल्कुल परेशान मत होइए कि केवल ओबीसी को मिल जाएगा, एससी को नहीं मिलेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि केवल एनसीबीसी ने, पिछड़ा वर्ग ने रिपोर्ट जारी की है तो उससे नहीं मतलब है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो भी है वो मोहन भाई आपकी बात का जवाब देंगे। मोहन बिल्कुल परेशान मत हो,
ठीक ना, बिल्कुल निश्चित मत बनो, आपको जो करना है आप कर लीजिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। और लेकिन बस ध्यान इतना रखना कि अपने नेताओं से पूछते रहना कि जितने सब्ज बाग दिखा रहे हैं, आखिर उसके बाद जो चीज़ें होंगी उनको कहाँ कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये सोचने वाली बात है। ठीक है मोहन भाई, तो खैर ज़्यादा मैं आपकी बात का तवज्जो नहीं लेना चाहूँगा, मुझे मेरी बात है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। तो एससी भाइयों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओबीसी को आरक्षण मिला, मैं एकदम स्पेसिफिक बोल रहा हूँ कि अगर ओबीसी को आरक्षण मिला तो एससी को भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक ना, कहीं पर जो मुद्दा है वो ओबीसी और एससी नहीं है, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन है, और वो रिजर्वेशन मिलेगा ये भी श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी हमारे एससी भाई हैं उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहें। आप किसी भी पिटीशन में हो, किसी भी तरीके से हो, आपको 100% अगर ओबीसी का होगा तो एससी को भी रिजर्वेशन पूरा किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली चीज़। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे लोग इससे असहमत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सहमत हो सकते हैं, लेकिन जो सत्य है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हवा में बात को कह देना बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ सरकार 27-21 पूरा करने जा रही है, सरकार 58-44 देने जा रही है, सरकार तो 20% महिला रिजर्वेशन काट करके 8,500 सीटें दे जा रही है। ये सब कहने में अच्छी लगती है, लेकिन जब हम इनको तर्क की कसौटी पर, कानून की कसौटी पर कसते हैं ना, तो आपको सच्चाई दिखने लगती है कि आखिर वास्तव में हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पर बात हो रही है 27-21% की, ठीक ना। तो जब आप 27-21% की बात करोगे तो सिंपल सी एक बात आप ये सोचिए कि 27% और 21% कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए जो टोटल वैकेंसी हमारी थी, उन टोटल वैकेंसी में से काम से आए? हाँ आए हैं, अपना वर्क कर रहे हैं मतलब? हाँ, थोड़ा सा लाइव चल रहा है, मैं अभी बस बात कर रहा हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने सोचा हो सकता है कुछ यहाँ के वर्क से आए। नहीं यहाँ के। चलिए। तो जो 27 और 21% वाला मैटर है, तो अब आप मतलब हर व्यक्ति ये फटाफट कह रहा है कि सरकार पूरा करने जा रही है। तो भाई मेरे, आप पहले ये सोच के देखिए कि क्या 27-21% कैसे पूरा हो जाएगा। 27-21% पूरा करने के लिए सरकार को सीटें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक ना। अभी जितनी बातें होंगी सारी की सारी नेगेटिव जाएंगी, पॉजिटिव भी हैं, वो हम लोग लास्ट में उसका मैं बताऊंगा। और आप देखिएगा, अगर ज़्यादा नहीं तो संभवतः जो सॉल्यूशन होगा वही आपके सामने आएगा, ठीक ना। अब आप कहते हो कि 27-21%, हम पहले स्टेप बाय स्टेप ले लेंगे, ठीक ना। तो पहले हम 27-21% पूरा करवाएंगे। तो अब आप कहोगे 27-21% पूरा करने के लिए सरकार 69,000 में जो वैकेंसी हैं उसमें जोड़ दे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो वैकेंसी जुड़ेंगी कल को, जो रूल है, रूल तो यही कहता है ना कि जितनी वैकेंसी जुड़ेंगी या ऐड होंगी, क्या उसमें से 50% अनरिजर्व में नहीं कटनी चाहिए। जब अनरिजर्व में कटनी चाहिए तो फिर सीटें 27-21 जोड़ करके कैसे पूरा हो जाएगा। और अगर पूरा होगा तो कल को जो जनरल लोग हैं वो लोग उसको विरोध नहीं करेंगे कि भाई अभी तक कहाँ पर फाइनल तरीके से 27-21 पूरा किया जा रहा है, आप सीटें ऐड कर रहे हो। तो सीटें ऐड करने से रूल ये कहता है कि आप जो भी जितनी भी सीटें अगर ऐड भी कर रहे हो तो उसका 50% जो है अनरिजर्व रहेगी, और 27, 21 और 2% जो है रिजर्वेशन लगेगा। तो फिर 27-21 कैसे पूरा हो जाएगा। पहली चीज़ आप सोच के देखिए, जैसे 22,000 सीट्स हैं, 22,000 सीट्स जो 68,500 की थी वो टोटल कैटेगरी की थी, और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो उसमें भी अपनी सीटें ढूंढ रहे हैं। जो 68,500 वाला था 30-33 कट ऑफ, तो किसके लिए कट ऑफ था? जो कम किया गया था वो था तो ओबीसी एससी के लिए। लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया कि वो जो प्योर ओबीसी एससी की सीटें थी उनको उठा करके कहाँ झोंक दिया, कहा कि 69,000 में जोड़ दो। और ये जुड़वाना कौन चाह रहा है? जनरल के लोग। तो जब उसमें से वो नहीं छोड़ रहे हैं, जो हमारे
बपौती है, जो कैटेगरी की सीट्स हैं, उसमें वो 50% मांग रहे हैं, उसमें भी 10% रिजर्वेशन मांग रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, ये तो 69,000 में अगर 27-21 की पूरा करने की बात आएगी, तो रूल के अकॉर्डिंग 27-21 पूरा करने के लिए क्या 50% अनरिजर्व में नहीं जानी चाहिए? अब आप कहोगे कि अनरिजर्व में नहीं जानी चाहिए, टोटल OBC SC को मिलना चाहिए। तो सीधा सीधा बात, अभी कहीं पर भी जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो सारा इंटरिम है, फाइनल कंक्लूजन किसी का पास नहीं है, फाइनल किसी के पास नहीं, ना कोर्ट का फाइनल ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर उसका भी है, और बाकी जो NCBC की रिपोर्ट है वो तो सिर्फ 58-44 पर है। बाकी उसने 27-21 को हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर अपने बिंदु संख्या 10 में कोट कर दिया है, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया है। तो सबसे पहला जो चीज़ आएगी 27-21, तो 27-21 जो है वो पद जोड़ करके कैसे कर देगी, क्योंकि 50% तो फिर अनरिजर्व में कटना चाहिए ना, क्योंकि आज की डेट में आपके पास फाइनल ऑर्डर कुछ नहीं, ठीक ना। तो 27-21 पूरा करने के लिए वो सिर्फ एक कंडीशन में पूरा कर सकती कि वो जिन अभ्यर्थियों का हमारी लोगों की सीटों पर चयन हो गया है उनको लात मार के बाहर करें, फिर 27-21 ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। और अगर अलग से पद जोड़ करके, जैसा लोग कहते हैं कि सरकार पद जोड़ करके करने जा रही है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि अगर एक भी पद जुड़ता है, 2 पद भी जुड़ते हैं या 100 पद भी जुड़ेंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू 1981 के हिसाब से जुड़ेंगे, आपके हिसाब से नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि कहीं पर अभी जो नेताओं की स्पीच आप सुन रहे हो, लगातार भाषणबाजी सुन रहे हो, वो केवल हवा में है, वो अपना राजनीतिक कैरियर देख रहे हैं, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। तो 27-21 अगर जोड़ने की बात आएगी तो यहाँ पर आपका काफ़ी टेक्निकल चीज़ें फंसेंगी। इसका उपचार क्या होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 27-21 जो लोग सोचते हैं कि अभी सरकार दे देगी, तो उसको भी आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक ना। इसके अलावा कुछ लोग सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, फिर कहाँ पर आएगी वो तो देखने वाली बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार 8500 सीटें देने जा रही है। अब उनसे पूछो भैया 8500 सीटें कहाँ से दे देगी, तो उनका तर्क ये कहता है कि टोटल आपको लगभग 2000 मतलब लगभग जो भी 2267 सीट हैं, वो सॉरी 2667 सीट आपको मिल गई हैं, तो आपको 15,000 और सीट चाहिए। तो 15,000 सीट और चाहिए, तो यानी 15,000 में 20% रिजर्वेशन कट गया, इसके अलावा 11% हॉरिजॉन्टल कट गया, इस हिसाब से टोटल कटा के लगभग 8,000 सीटें आपको मिलने जा रही हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम कि कोई भी रिजर्वेशन तब लगेगा जब पहले 50% अनरिजर्व में कटेगा। तो अभी जब 28,000 की ओवरलैपिंग करनी थी, सरकार ने 3,007 की ओवरलैपिंग की, ठीक ना। तो जो 15,000 बचे हैं, तो जब तक उनको ओवरलैपिंग ले करके अनरिजर्व में नहीं ले जाएंगे, तब तक किस तरीके से जो है आरक्षण पूरा होगा। एक सिंपल सा बात है, रूल ये कहता है और जजमेंट भी यही कहता है और स्टेट की पॉलिसी भी यही कहता है, ठीक ना। और वो सिर्फ इतना कहती है कि जो भी रूल आप लगाओगे रिजर्वेशन का, वो 50% अनरिजर्व के बाद लगाओगे, यानी 50% जो है अनरिजर्व के बाद लगाओगे, यानी कि अनरिजर्व गुणांक तक जितने अभ्यर्थियों का चयन होना है उनको आप ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर में भर लोगे, उसके बाद 27-21 और 2% आप पूरा कर दोगे। और जो महिला रिजर्वेशन की बात हो रही वो तब लगेगा जब 20% महिलाओं का चयन अनरिजर्व कैटेगरी मिला करके पूरा ना हो रहा हो, तब आप 20% जो है लगा सकते हो, इसके अलावा नहीं लगा सकते हो, ठीक ना। तो ये जो कह रहे हैं कि 8,500 सीटें मिलनी है, ये तो पूरी तरीके से भ्रामक, तथ्यहीन, अतार्किक और बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। ऐसा किसी भी दशा में पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो 8,000 वाला तो काम ही खत्म हो गया। तीसरी बात, जो 5844 की लोगों को वकालत कर रहे हैं, तो 5844 लोग कह रहे हैं कि 5844 मिलने जा रही है आयोग रिपोर्ट पर। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जब घोटाला 27% और 21% का है, ठीक ना, तो सीधे सीधे जो 5844 ओवरलैप नहीं हुआ उससे नहीं मतलब है। ओवरलैपिंग तो 28,000 की है, आप समझने की कोशिश करिए। लोग तथ्यों को घुमा देते हैं। लोग ये कहते हैं कि 5844 ऐसी सीटें हैं जिनको अनरिजर्व में ले जाना चाहिए था कैंडिडेट को, लेकिन उनको ले नहीं गया। कोर्ट में तथ्य क्या कहते हैं कि 28,000 को ले जाना चाहिए था और ले गए हैं 13,007 को, यानी टोटल
15,000 सीटों का नुकसान हुआ। तो अब आप सोच के देखिए, 28,000 ले जाने चाहिए थे। एक तरफ तो कोर्ट ये कह रही है, कोर्ट में, जो कि 100% ऑथेंटिक है, कोर्ट ऑर्डर में है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन ओथ है। आयोग क्या कहता है कि 5800, आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि 5844 ओवरलैप होकर के जाना चाहिए था। तो तथ्य ही गलत है, तथ्य ही गलत है। 5844 कहाँ से मिल जाएंगे? अगर ये पूरा कहते 28,000 ओवरलैप होने चाहिए, तो उसमें से 13,000 कैंडिडेट जो है वो हमने ओवरलैप कराए, तो टोटल 15,000 जो बचे हैं, बाकी सारी चीज़ें 15,000 पूरा कर दे। तो अगर ये होता तो पूरा हो जाता, ठीक ना। इसके अलावा अन्य कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 5844 वाली बात हो गई, तो ये तो मिलने वाला है ही नहीं। बाकी कुछ लोग प्रत्यावेदन के नाम पे नौकरी दिला रहे हैं, तो भाई जो दिला रहे हैं वो आप उनसे जो है ले लीजिए, उसमें हमारी कोई आपत्ति वाली बात नहीं होगी, ठीक ना। अब बात करते हैं कि आखिर इन सब का सल्यूशन क्या है। देखिए, सल्यूशन सरकार कोई भी रास्ता निकालेगी, आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। आप ये सोच के देखिए कि अगर सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालती है जिससे मुद्दा शांत होने के बजाय और भड़क जाएगा, ऐसा कोई सरकार काम नहीं करेगी। सरकार जो भी करेगी सबको विश्वास में लेकर के, कोर्ट को विश्वास में लेकर के, सारी चीज़ें लेकर के तब करेगी। अब आप सोच के देखिए, कोर्ट अगर सरकार कुछ भी करेगी तो उससे पहले वो ऑन ओथ जा करके उस चीज़ को लगाएगी, क्योंकि अगर लगाएगी तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक ना। अब अगर 27-21 वो पूरा करती है, पूरा करते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे पहले जितनी भी रिटें हैं हाई कोर्ट में, उन रिटों को पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ कराना पड़ेगा। और उसके लिए सरकार के पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो एक सर्कुलर जारी करे कि सॉफ्टवेयर की गलती के कारण जो है इतनी सीट्स जो ओबीसी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई हैं, और एक्चुअल जो नुकसान ओबीसी का हुआ है वो इतनी सीटों का हुआ। ये बाकायदा एक वो सर्कुलर जारी करेगी, उस सर्कुलर को उठा करके कोर्ट में लगाएगी, फिर वो 27-21 को पूरा कर सकती है। और इसको भी कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। कोर्ट से परमिशन लेने का मतलब ये है ना कि हवा में तो होगा नहीं, जब भी जाएगी तो कोर्ट के थ्रू ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक ना। तो अगर वो 27-21 वास्तव में पूरा करना चाहती है तो उसको सिर्फ इतना सा करना होगा कि एक सर्कुलर जारी करे और उसमें सीधा सीधा ये लिख दे कि इतने लोगों का जो है चयन गलत तरीके से हो गया है या सॉफ्टवेयर की गलती के कारण, जिस भी तरीके से हो सकता है वो हो जाएगा। इसके अलावा जब कोर्ट में लगा देगी, कोर्ट कहेगी ठीक है, अगर आप पूरा कर रहे हैं तो मामला वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, पहली चीज़। और इसके अलावा दूसरा तरीका कोई नहीं है। अब ये बात होगी 27-21 की, तो 27-21 में अगर उसको टोटल सीटें देनी पड़ रही हैं तो ओबीसी एससी मिला करके लगभग 20,000 सीटें स्टेट को देनी पड़ रही हैं, ठीक ना। जब 20,000 सीटें स्टेट को देनी पड़ रही हैं और इस समय जो टोटल कोर्ट में पिटिशनर्स वगैरह हैं सब मिला करके लगभग 3,500-4 हज़ार कैंडिडेट्स हैं, तो अब ये स्टेट को डिसाइड करना है कि वो कम सीटों को देना चाहती है या ज़्यादा सीटों को देना चाहती है। वो सरकार जो भी करेगी वो अपने न्याय विभाग से परमिशन ले करके करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी, ठीक ना। और बाकी जितना भी आपको लगेगा कि हाँ सरकार हवा में करने जा रही, ये करने जा रही, वो करने जा रही है, उससे तो कुछ कहना ही बेकार है। क्योंकि आज की स्थिति ये है, जो न्याय विभाग ने भी, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे अपनी बात जो उनके मन में होता कि हाँ इस तरीके से हो जाए, लोग उसी का गुणगान गाने लगते हैं। जबकि आज की डेट में केवल 27-21 और कोर्ट, इन दो के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि जो 27-21 वाला बात हुई है वो कोर्ट से हुई है, बाकी 5844 तक को कोई मुद्दा ही नहीं है, 8,500 सीटों का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जिन चीज़ों का मुद्दा ही नहीं है उन पर बात करने से क्या फ़ायदा। लेकिन मुद्दा लोग बना देते हैं ना, क्योंकि हम लोग सब जवाब दिखा देते हैं, हम तुरंत कह देते हैं कि अरे सरकार ये करने जा रही है, हम तुरंत मान लेते हैं अरे वाह बहुत अच्छी बात है,
उनको लगता है सरकार याचियों को देने जा रही है, उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, उनको लगता है कि सरकार 27-21 पूरा करने जा रही है, वो भी खुश हो जाते हैं। और कल की अपडेट मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना, कल की, हवा में नहीं, बिल्कुल जो मैं बता दे रहा हूँ वो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट है। लोग कहते हैं कि हाँ अभी होने जा रहा है, अभी जियो निकलने, कल की बात है। अभी तक सरकार के जो नौकरशाही के अंतर्गत IAS-PCS जो इस पर मंथन कर रहे हैं, कोई विशेष डिटेल आप लोग जैसा बताया जाता है ना कि वहाँ पर अगर 2 चपरासी तम्बाकू ही बना रहे हैं हाथ में रगड़ करके, तो व्यक्ति उनको देख करके ये समझ लेता है कि हाँ ये 69,000 में सीटें जोड़ने की बात हो रही है, जबकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत डिस्कस सरकार में चल रहा है कि अगर किसी तरीके से इन लोगों का रास्ता निकलता है तो वो आप लोग निकाल करके जो है इन लोगों का मामला सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक ना। तो इतनी सारी बातें हैं, और उन बातों के अंतर्गत अगर हम तुरंत जो है और एक बात और लास्ट में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कोर्ट से इतर कहीं किसी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। जो लोग सोचते हैं कि प्रत्यावेदन के नाम पे हमको 5,000 मिल जाएगा या 5,000 नौकरी मिल जाएगा, ये बात जब अभी हम लोग शुक्रवार को DG मैम से मिले थे, बाकी लोग भी बच्चे मिले थे, हम लोग भी मिले थे, तो उन्होंने जो बात कही वहाँ पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा जो व्यक्ति, जो ट्रेंड ग्रेजुएट व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई प्रत्यावेदन दे करके उसको टीचर बना दिया जाएगा, तो उसकी बौद्धिक सोच इतनी कम है, तो उसको टीचर बनने का अधिकार ही नहीं है, वो टीचर बनने लायक ही नहीं है। जब उन्होंने ये बोल दिया तो अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा हम लोगों का जल्द से जल्द मैटर डिसाइड हो, उसके लिए हम लोग अभी लक्ष्मण यादव जी से भी बात हुई है, हमारी दिलीप मंडल जी से भी बात हुई है, और जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग OBC SC वर्ग के हैं जो पूरी तरीके से मुखर हैं, ठीक है, उन लोगों को तरफ से हम लोग जिस दिन कोर्ट डेट लगेगी उससे 1-2 दिन पहले एक हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, जिसमें हम लोगों ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। उसमें पूरा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी हमारे साथी हैं वो सब लोग उसमें सहयोग करें, ताकि जल्द से जल्द जो है अपना मैटर डिसाइड हो जाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब ट्रेंड करेगा, और इसमें केवल हम लोग नहीं, जितने भी हमारे OBC SC परिवार के लोग हैं, इसके अलावा जो भी OBC और SC के हितों की आवाज़ उठा रहे हैं, सारे लोग हम लोगों का साथ देंगे। तो उन्होंने आज भी कहा है कि आप एक पोस्टर बना करके दे दीजिए, तो हम लोग पोस्टर 1-2 बना करके उनको भेज दे रहे हैं, और भेज करके जल्द से जल्द आपको डेट बता दी जाएगी। तो उस दिन किसी भी दशा में कोई एक्सक्यूज़ किसी का नहीं होना चाहिए। हम पूरी उम्मीद करेंगे जितने हमारे भाई बहन हैं वो ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेंगे और उसको ट्रेंड कराएंगे। उसके ट्रेंड कराने से ये होगा ना कि पूरे भारतवर्ष में जब ट्रेंड करेगा तो हर हाल में मैटर डिसाइड होगा, और उसमें हम लोग कोर्ट की जो नेक्स्ट डेट है उसको भी हर हाल में मेंशन करेंगे। ये सारी चीज़ें, ठीक ना। शक्ति भाई अभी आपके जवाब हम प्रश्न का जवाब देंगे। तो ये सारी बातें हैं, ठीक ना। और इसके बाद हम कुछ आप लोगों के प्रश्न लेंगे। शक्ति भाई कह रहे हैं कि सरकार को सीटें जोड़ने से तुम मना कर दे रहे हो। तो शक्ति भाई, सरकार अगर देना चाहेगी तो हमसे पूछ के देगी, या हमारे कहने से देगी, या हमारे कहने से मान जाएगी। आपके सामने तो इतने बड़े बड़े मठाधीश जो खुद को कहते हैं, उनकी तो इतनी लंबी लंबी हवाई बातें रहती हैं, तो उनसे बोलिए वो करवा लें। हम जैसे कमज़ोर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम जैसे कम पावरफुल व्यक्ति के साथ में कैसे संभव है कि हम उनको रोक लेंगे, ठीक ना। इसके बाद आप सोच सकते हैं कि स्टेट जो करना चाहेगी उसको हम रोक लेंगे या आप रोक लोगे, कोई नहीं रोक सकता ना। तो जो सरकार करना चाह रही है वो किसी के कहने से नहीं करेगी। अगर कहीं पर भी आपको ये लगता है कि सरकार उनके कहने से कर देगी, उनके प्रत्यावेदन से कर देगी, उनके रिट पे कर देगी, तो ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें हैं। सरकार जो भी करेगी, अभी तो आपकी फाइल न्याय विभाग में पड़ी हुई है। न्याय विभाग जो उमेश कुमार साहब हैं, वहाँ पूरा न्याय विभाग पूरा डिस्कस करता है कि भाई इस मुद्दे में क्या हो सकता है, किस तरीके से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो
उस चीज़ को अभी कंसल्ट किया जा रहा है। तो जब तक वहाँ से ओके नहीं होगा तब तक क्या मतलब है इन सब चीज़ों को। बाकी जो लोग ये एक पूरा वर्चुअल माहौल बनाया जा रहा है और उस माहौल का चुनावी दौर में खुद को चेहरा हाईलाइट करने के लिए किया जा रहा है। ये सीधे सीधे भावनाओं से खेला जा रहा है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी लोगों को लगेगा कि हाँ ये बंदा बहुत निगेटिव बोलता है, भड़काता है लोगों को, सारी चीज़ें करता है। लेकिन भाई मेरे, आपको एक एक बात मेरी सामने आएगी, बिल्कुल ही परेशान मत होइए। शुरू में भी लोग परेशान थे, आकर के औकात में आ गए, ठीक ना। आप लोग भी अभी बच्चे हैं, ठीक है ना, और ये प्रोफेशनल हैं लोग, इनको बड़ा अनुभव है झूठ बोलने का, इन लोगों को बड़ा एक्सपीरियंस है चीज़ों को मैनिपुलेट करने का, इनको बड़ा अनुभव है सब्जबाग दिखाने का, इनको बड़ा अनुभव है कि कैसे लोगों को भावनाओं से खेला जाए, इनको बहुत बड़ा अनुभव है कि किस तरीके से हम क्या बोलेंगे तो सामने वाला जो है उत्साहित होकर के हमारी जय जयकार करने लगेगा। अरे भैया, जय जयकार हम भी करवाना चाह रहे हैं, हम क्यों चाहेंगे कि कोई हमको उल्टा सीधा कहे। तो हम भी चाहें तो वही बोल सकते हैं, बढ़िया मीठा मीठा बोल सकते हैं कि हाँ याची लाभ मिलने जा रहा है। हम भी मीठा मीठा बोल सकते हैं कि 27-21 पूरा होने जा रहा है। तो हम भी वैसा ही हम भी बोलना चाहते हैं वैसा ही, हमको कोई शौक नहीं है कि हम वैसा ना बोलें। लेकिन समस्या ये है ना कि हम आपको वो सब्जबाग नहीं दिखा सकते जो लोग दिखा करके वसूली कर लेते हैं। हम वो आपको नहीं दिखा सकते हैं जो लोग दिखा करके खुद को समाज का मसीहा साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक झूठ नहीं छिपता। और आगे आपको सामने अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। जुलाई से कहा जा रहा है 4 दिन बैग लेकर के आ जाइए, निपट जाएगा। तो अब 4 दिन देखते हैं कब पूरे होते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हम तो चाहते हैं कि भाई हम लोगों ने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष की जो पूरा होते हो वो हमारे सभी संघर्षशील साथियों को मिले। हमारी सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है। और इसके बीच में जो आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। हमको आज भी याद है कि जब 20 जून को लिस्ट आई थी तो उसमें जितने भी हमारे साथी शुरू से हैं अभी तक के, ठीक ना, तो हम तो यही चाहेंगे ना कि जो हमारे साथ संघर्षशील साथी हैं उन सबका हित हो। और जहाँ पर उनका हित होगा मैं हर जगह वहाँ पर खड़ा रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले थोड़ी बहुत चीज़ें मैं फेसबुक के माध्यम से तुरंत बता देता था तो लोगों को लगता था ये है फ़ोटो खिंचवाने गया, फलाना गया। तो अब वो कुछ नहीं, जो कुछ होगा वो सामने आएगा, उसमें किसी बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम किसी तरीके से उसको करेंगे। जो होगा सामने आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये बिल्कुल हम भरोसा दिलाते हैं कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं सब्जबाग बिल्कुल नहीं। आप देखते होंगे जो लोग हमको फ़ोन करते हैं, मैं गुस्सा भी हो जाता हूँ, सारी चीज़ें हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया जो काम करेगा वो थोड़ा सा बोलेगा भी, ठीक ना। कोई शौक़ नहीं हमको मीठा ना बोलने का, कोई शौक़ नहीं हमको उल्टा सीधा वो करने का। मुझे शौक़ सिर्फ इतना है कि आपकी भावनाओं के साथ कम से कम मैं ना खेलूँ। जो सब्जबाग आपको दिखाए जा रहे हैं वो अभी ज़्यादा नहीं, आप देखते भर रहिए, सब सामने आ जाएगा। और अगर कहीं पर भी आप भास्कर सिंह यादव को गलत साबित कर दीजिएगा ना तो जीवन भर आप जो है सोचते रहेंगे कि हाँ कि कोई बंदा है जो वास्तव में डंके की चोट पे सही बोलता है। बाकी जिसको बोलना हो बोलिए। आपको लगता है कि हर चीज़, कुछ लोग कहते हैं कोर्ट से कुछ नहीं हुआ। अरे यार, जिस 27-21 की बात आज कर रहे हो कोर्ट ही की देन है। आप आंखें अगर खोल के देखोगे तो आयोग रिपोर्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद आई है, ठीक ना। लेकिन अब लोग क्या है ना कि उनको जो बताया जाता है वही जो है सच मान लेते हैं। मैंने पहले ही बताया ना कि अगर ढंग से रगड़ा जाए तो गीला जो बांस है वो भी जलने लगता है। तो फिर तो इंसान क्या है, वो तो सुन करके एक माहौल में जब रहता है तो उसको लगने लगता है कि हाँ, एक माहौल जो बन जाता है उसी में उसको सब कुछ उसी मस्त रहता है, उसकी कम्युनिटी रहती है, ठीक ना। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप सामने आते जाएंगे, आप देखते जाओगे कि क्या स्थिति है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी साथी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं आज भी बिल्कुल अपने उस स्टैंड पर आज भी कायम हूँ कि हम लोग आए थे, शुरुआत हमने की थी, हम लोगों ने की थी। तो भैया जो लोग शुरू से हम लोगों के साथ जुड़े हैं हम उनके साथ विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। जो लोग थर्ड में आए हैं, कुछ भी किए हों, उनसे हमको नहीं मतलब है। लेकिन अपने साथियों के हित के लिए होना ना होना वो तो अलग बात है, उस पर बहुत ज़्यादा बस नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है
कि अपने साथियों के हितों के लिए हर जगह पर भास्कर सिंह यादव खड़े रहेंगे, चाहे कोर्ट याची के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में, चाहे मुकदमे में लड़ने के लिए हो, ठीक ना। तो उसमें कहीं से भी वो नहीं करेंगे, ठीक ना। कुछ लोग कहते हैं कि भास्कर का गुणांक कम है इसलिए पिटिशनर की बात करते हैं। क्यों ना करें। और हमको तो ये लग रहा है कि जो गधे कहते हैं कम है, अरे भैया जितने ज़्यादा वाले थे वो तो नौकरी पा गए यार, वो तो 1 साल उनको होने को आया, ठीक ना। अगर इन लोगों की हाई गुणांक था तो हाई गुणांक कहाँ चला गया भाई? अगर हाई गुणांक था तो चयन हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो बचे तो लो वाले ना। तो इन सब बातों को जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने सभी साथियों के साथ बिल्कुल, आप लोग कहीं पर भी 5,000 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। अगर 5,000 रुपये वाले का हुआ तो उसमें आपका आपके भाई के साथ में आपका सबका नाम होगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ, ठीक ना। और अगर आप सोचिए कि प्रत्यावर्तन के नाम पे जो लोग अब क्या कहें, जो भी है चीज़ें ठीक है, अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो सही है, वो तो सामने आ ही जाएगा। जो लोग दे रहे हैं सारी चीज़ें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए। जिसके पास एक्स्ट्रा है उसको देना चाहिए। एक कहावत कही गई ना, गंवार कमाएं और बुद्धिमान खाएं। तो वो हमारे जो पूर्वजों ने कहा है ना, वो ऐसे थोड़ी ना कहा है, ठीक ना। 5,000 रुपये में हमारे कुछ भाई हैं जो पूरा महीना ट्यूशन पढ़ाते हैं, तब मिलते हैं। तो जिनके पास ज़्यादा है तो वो तो देंगे ही देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतना भरोसा रखिए कि अगर किसी का भी होगा तो हम लोग उसमें रहेंगे। और जितनी आसानी से 5844 8,500 सीटें 27-21 बोल दिया जा रहा है ना कि पूरा हो जाएगा, आप आइए तो क्रीज पर बैटिंग करने आइए, तो उतरिए तो तब पता चलेगा ना कि कैसे पूरा हो जा रहा है। केवल हवा में नहीं हो जाता, केवल माहौल आप बना लीजिए। ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से चीज़ें हो रही हैं और उनका उद्देश्य आपको अभी नहीं समझ में आएगा। उद्देश्य थोड़ा सा देखते भर रही है, और जब आप देखते भर रहेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिर माहौल क्या है, ठीक ना। दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है और होता कुछ और है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे प्रश्न आप लोगों के मैं लेता हूँ, ठीक ना। और अगर कहीं पर आप हमको काट देना, हमारे तर्कों को काट देना, तो बताइएगा, ठीक ना। यार मतलब इतनी आसानी से बताओ, 22-22 हज़ार सीटें हैं, वो केवल कैटेगरी की हैं, उसमें वो बंदे घुसे पड़े हैं, वो उसमें वो कह रहा है कि इसमें ओबीसी के हमको दो 50%। उसके बाद आप सोचते हो कि इतनी आसानी से ये उत्तर प्रदेश सरकार दे देगी। ये सब चीज़ें हैं। 2-2 बार प्रश्न नोट जारी कर दिया है, ठीक है। सुनील सागर बोल रहे हैं कि आपकी बात 1000% सही है, कम गुणांक वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर क्यों प्रत्यावर्तन के नाम पे 5,000 रुपये वसूल रहे हो? फिर क्यों उन बेचारों को ठग रहे हो, लूट रहे हो? वो भी तो कम ही वाले हैं, मतलब कोई दूसरा अभी क्या, मतलब इस तरीके की बातें आदमी कर देता है कि अपने ही बुने जाल में फंस जाता है। भाई अगर नहीं मिलेगी तो ऐसे लोगों से क्यों बेचारों से वसूलो, उनको जाने तो कम से कम बख्श दो ना। तो ये सब चीज़ें। और रही बात कम और ज़्यादा गुणांक की, ठीक ना, तो कम और ज़्यादा गुणांक की बात अगर आपको करनी हो तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा, एक नहीं दूंगा। आप 2011 की भर्ती 2015 में डिसाइड हुई, ठीक ना। आज भी उसमें 82 नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं और 108 नंबर वाला व्यक्ति बाहर है। बात यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि कम गुणांक है या ज़्यादा गुणांक है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो गलत हुआ है उस गलत के खिलाफ खड़े कितने लोग हैं। तो जितने लोग खड़े हैं, लड़ रहे हैं, अधिकार उनका बनता है। उनका नहीं बनता है कि जो घर में बैठ के फॉर्म अप्लाई कर दिए और फिर काम हो गया, ले लो जा करके, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं। रवि यादव भाई बोल रहे हैं कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है। वही तो हमारी समझ में नहीं आता है कि बीच का रास्ता क्या हो सकता है। बीच का रास्ता का मतलब ये होता है कि ये अंग्रेजों की एक पॉलिसी है जिसके तहत वो हम लोग उसको कहते हैं सुलह समझौता, ठीक ना। सुलह समझौता होगा
तो सुलह समझौता में क्या होता है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षकार होते हैं, पिटिशनर होता है, रिस्पोंडेंट होता, कहते भैया दोनों लोग बैठ के जो है कर लो। करने का मतलब ये है कि अपना सुलह कर लो। हाँ, तुमको क्या चाहिए भैया, हमको 2 बीघे चाहिए, नहीं 2 बीघे नहीं चाहिए, ऐसा करिए 2.5 बीघे दे दीजिए, 2.5 तुम्हारा 2.5 हमारा, काम खत्म। हम तुमको कितनी चाहिए साहब, 15,000 सीटें चाहिए, नहीं 15,000 बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा करो जितने लोग सामने हैं ना यहाँ उनको कर लो, काम खत्म हो गया। तो इस तरीके से भी सुलह समझौता हो सकता है, तो इसको ही तो बीच का रास्ता बोलते हैं। और अगर इसके अलावा कोई बीच का रास्ता हो सकता है तो भैया हमारे दिमाग से बाहर है, और बीच का रास्ता हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि बीच का रास्ता हमेशा बीच का रास्ता ही होता है जिसमें दोनों सारे पक्ष संतुष्ट हों। और सारे पक्ष कहाँ संतुष्ट होते हैं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये हो गया बीच का रास्ता। श्याम बोला भाई आप जिसमें भी हैं कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद भैया नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई हो गंगवार भाई टीजीटी में सिलेक्शन की। ठीक है, इसके बाद अखिलेश यादव भाई बोल रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली न्यूज़ फर्जी है या सही है, आपका क्या कहना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक सोचना, एक बिल्कुल आप मतलब हमारे दिमाग से मत सोचिए, सिर्फ अपने दिमाग से सोचिए। आप ये सोच के देखिए कि एक डिप्यूटी सीएम है उत्तर प्रदेश में, पेपर से उसको पता चलता है कि सरकार रास्ता निकालने जा रही है। जब पेपर में छपता है और वो छप करके उसके ऑफिस में जाता है, ऑफिस में जाने के बाद उसको 10-11 बजे पता चलता है कि सरकार बीच का रास्ता निकालने जा रही है, वो ट्वीट करवा देता है किसी से भी, चाहे उसकी जो लॉबी हो किसी, और फिर वो 1-1.5 घंटे बाद ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। तो अगर वास्तव में सरकार इच्छुक है कि वो रास्ता निकाल रही है तो फिर ट्वीट डिलीट करने की क्या ज़रूरत है। सिंपल सी बात है, आकर के अनाउंस कर देना, क्या दिक्कत है उसमें, कहीं से कोई इफर्ट थोड़ी ना है। लेकिन वो डिलीट कर रहे हो, फिर भी हम ये उम्मीद उस ऐसे लोडर से लगा रखें कि वो जा कर के हमको रिजर्वेशन दिलाएंगे। ये सारी बातें हैं, ठीक है। राहुल यादव भाई बोल रहे हैं कहीं जुमला तो नहीं साबित होगा। अब वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आने वाले समय में दिखेगा। वो माहौल सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि किसी की राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार हो सके, जिसके सहारे जो है चीज़ों को मैनिपुलेट करके उसके सहारे वो बढ़ सके। ये सब चीज़ें हैं, ठीक ना। और रही बात हम लोगों की, तो हमारी चिंता करने की ज़रूरत किसी को नहीं है। हम अपने स्तर से पूरी तरीके से समर्थ हैं, काबिल भी हैं भगवान की दया से। कुछ कारण रहा जो शायद चयन नहीं हो पाया, लेकिन अगर इस तरीके से आरक्षण घोटाला ना हुआ होता तो निश्चित रूप से होगा, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। और आपको मैं बता दूं, एक सेकंड, संदीप चौधरी भाई बोल रहे हैं कि भाई याचियों को भला होगा या फिर सब जो आंदोलनरत हैं। देखिए मैं आपको बता दूं संदीप भाई कि मुद्दा ये नहीं है कि भाई अरे यार, आप सोच रहे हो कि आंदोलन क्या केवल सड़कों पर ही हो सकता है? आंदोलन क्या केवल जब हम किसी बाग में बैठ करके खीर पूरी खाएं वही आंदोलन होगा? आंदोलन आप उसको नहीं कहोगे जो साल भर व्यक्ति कोर्ट में पाँव सुबह से शाम तक, सुबह 10 बजे जाता है और शाम को 5-5:30 बजे जब डेट लगवा पाता है, वो आंदोलन नहीं है। जब इरशाद साहब के यहाँ फाइल पड़ी थी, इरशाद साहब की कोर्ट में, इरशाद साहब बीमार हो गए थे, फाइल उनके यहाँ से निकल नहीं रही थी, तब लगातार हफ्तों जा कर के उनके चैम्बर में के पास बैठना, रजिस्ट्री में बैठना, सेक्शन में बैठे रहना, सुबह 5 बजे बैठना और शाम को पैंट झाड़ के चले आना और कुछ काम न होना, वो आंदोलन की श्रेणी में नहीं आएगा। और वो इसलिए बैठा जाता है कि किसी भी तरीके से पीआरओ उनके किसी भी टाइम आएंगे और आकर के किसी तरीके से उनसे सेटअप करके भैया फाइल रिलीज करवा दिया जाए ताकि हम सुनवाई करवा सकें। नहीं तो 6 महीने टाइट होने के बाद मैटर दूसरी कोर्ट में सुना नहीं जाए, मतलब आप मांग नहीं सकते हो फाइल, वो आंदोलन नहीं होगा। यह आंदोलन सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये प्रत्यावेदन के नाम पर ले करके खीर पूड़ी बनाओगे, वही केवल आंदोलन वो होगा। ये आंदोलन है। आंदोलन हम लोगों ने नहीं किया। किस आंदोलन में हम लोग नहीं गए?
दिसंबर में भूख हड़ताल पर हम बैठे थे, सुशील बैठे थे और एक लोग बैठे थे, 2 लोग, वो आंदोलन नहीं था। तो अभी जो नवजात पैदा हुए हैं वो लोग हमको ये मत सिखाएं कि क्या आंदोलन है क्या नहीं है। ये बिल्कुल मतलब दिमाग वाली बात बिल्कुल भी ना कहें कि हाँ वो उन्होंने आंदोलन किया, हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया। हर जगह पर, हर चाहे आयोग से लेकर के, रोड से लेकर के कोर्ट तक, हर जगह पर हम लोगों ने संघर्ष किया। हाँ, गलती इतनी रही कि मॉडलिंग नहीं कर पाए। अगर हम लोग मॉडलिंग किए होते ना तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती, ठीक ना। तो क्योंकि हम लोग ठहरे भाई, यादव आदमी वैसे भी थोड़ा सीधा साधा होता है, ठीक ना। घर में दूध दही होता ही है तो जो है खाने पीने कोई दिक्कत नहीं, तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाता है, ठीक है। तो हम लोग भी अगर चाहते, शुरू से मॉडलिंग करते रहते, गए पान खाने भी गए तो तुरंत फ़ोटो चाप दिए, SCRT से निकलते हुए हजरतगंज जा रहे हैं, चप्प से 2 मिनट के लिए रुके, फ़ोटो खींच के फेसबुक पे डाल दिए अधिकारी से वार्ता करते हुए, तो वो भी, उससे भी लगता कि अरे हाँ ये तो बंदे बड़े काम के हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं किया, सारी चीज़ें किया, ठीक ना। भूख हड़ताल पर बैठे हम लोगों ने जो है नहीं मॉडलिंग करी। मॉडलिंग कब से शुरू हुई? जब से कुछ राजनीतिक एम्बिशियस लोग आए ना, तब से मॉडलिंग शुरू हुई। तो भैया मॉडलिंग से हमको शुरू से नफरत है। एक अदद मास्टरी चाहिए, बस किसी तरीके से मिल जाए तो भला हो जाए, बस इस उम्मीद में लगे हुए हैं। और इस उम्मीद में कतई नहीं लगे हुए हैं कि जो है हमको मॉडलिंग करके ये सारी चीज़ें करनी है। ये किए होते तो बहुत आगे निकल गए होते हैं, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। और आपके सभी हितेश राज भाई कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, कोर्ट से ही होगा। नहीं हितेश भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ भाइयों को लगता है कि वो घर की खेती है, वो अपने हिसाब से कर लेंगे। तो जो भी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वही उम्मीद ही होगी, वही उम्मीद भी होती है, वही तरीका भी होता है कि हाँ एक जो लीगल तरीके से हो। लेकिन लोगों क्या है कि अगर भाई सही बोलो तो उनको लगता है कि जो है ये तो अपना ही करते चले जाना। तो इसलिए जो सही है उस पर हमारा लगातार प्रयास जारी है। और भरोसा रखिए, जो भी साथी शुरू से जुड़े हुए हैं, किसी भाई का अहित नहीं होगा, ये आप भरोसा रखिए, ठीक ना। और एक निवेदन अन्य साथियों से भी बहुत करेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आप लोग कर देते हैं यार, हम लोगों के साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, तो अगर एक लोग का अगर फ़ोन उठा करके हम लोग जवाब देना शुरू करें तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो हमारा जो 800-900 वाला नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपका जो भी हो, जब भी मैं देखूंगा तो निश्चित रूप से आपको रिप्लाई करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बार बार फ़ोन वाली जो दिक्कत है संभव नहीं है हम लोगों के लिए, ठीक ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं किसी का भी अहित नहीं हुआ, ये भरोसा रखिए। और आप लोगों का कमेंट हम ले लेते हैं। एक सेकेंड, एक तो जो है इसमें एक भाई पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है कि सरकार कोई भी रास्ता निकाले, हमें उससे नहीं मतलब है। हमको सिर्फ हमारे जो साथी लड़ रहे हैं, जो शुरू से जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ में, उन्हीं का हम लोग चाहते हैं कि काम हो, ठीक ना। प्रदीप यादव भाई बोल रहे हैं कि याचियों के लिए हुआ। देखिए वो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जो बीच के रास्ते की बात है वो मैंने बात रख दी अपनी, ठीक है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वैसे लीगल रूप से तो सिर्फ इतना है कि जो लिस्ट है उसको क्वेश कर दो। जो लिस्ट है, एमपीयू लिस्ट आई है, उसको क्वेश करके जिन सीटों पर ओबीसी या एससी के सीटों पर अनरिजर्व का हुआ, उनको लात मार के भरा करके उनके जो अन्य कैंडिडेट्स हैं अकॉर्डिंग टू मेरिट डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको भर लीजिए, ठीक ना। और अगर इसके अलावा जो रास्ते निकलते हैं तो रास्ते दोनों पक्षों की सहमति से निकलते हैं, ठीक ना। और पिछली डेट पर एजी का क्या हश्र हुआ वो किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो एडवोकेट जनरल जब सरेंडर कर रहे हैं तो कहाँ भाग के जाएंगे, ठीक ना। चाहे बस थोड़ा सा लिंगर ऑन कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि
न्याय जरूर हम लोगों को मिलेगा। एक भाई पूछ रहे हैं कि तुम आरक्षण के लिए लड़ रहे हो या नौकरी के लिए। देखिए भैया, मैं आपको बता दूं, कल भी एक भाई ने कहा था कि ये आरक्षण मुद्दा है और ये पिटिशनर रिलीफ वगैरह इसमें जो है इस टाइप में संभव नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारा मुद्दा, देखिए ये बिल्कुल सेफ, मतलब मैं किसी से कोई दबी छुपी बात नहीं रखता हूँ, इसीलिए कुछ लोगों को खराब भी लगता है। देखिए हमारा मुद्दा समाज के लिए नहीं है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात को, मैं सिर्फ अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा हूँ और किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, ठीक ना। और इसमें जिसको खराब लगना वो खराब लग जाए, हमारी सेहत पर रत्ती भर भी रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। किस समाज की हम बात करें, उस समाज के लिए जितने भी हमारे, जब हम लोग कोर्ट केस लड़ने आए थे तो स्थिति है कि जो बेचारे हमारे याची थे, उन्होंने किसी ने 1500, किसी ने 2000 वो किया था, सहयोग किया था। किसी भी समाज के मसीहा ने आकर के 1 रुपया नहीं दिया था कि लो भैया हम तुमको कुछ नहीं दिया था। एक वकील दे देता कि हम इसको वो कर देते हैं कि केस लड़ो, ठीक ना। आकर के आज जो लोग फोटो खिंचवाने आते हैं वो सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर के आते हैं, तो उससे हमको नहीं मतलब। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य नौकरी है और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। रही बात समाज की, भाड़ में गया समाज हमसे बनता है। जब हमारा जो है अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो ऐसे समाज को लेकर के हम क्या चाटेंगे, उस समाज में हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो भैया ये ऐसी समाज की कल्पना या ऐसी सामाजिक नेतृत्व या ऐसा कोई तमाशा हमसे नहीं मतलब है। हमको सिर्फ और सिर्फ अपने जो नौकरी है उससे मतलब, उसके अलावा किसी चीज़ से नहीं मतलब है, ठीक ना। बाकी जो जनहित वाली है तो जनहित वाला अपना करना, जिसको करना वो करे, उससे हमको नहीं मतलब है। तो ये सारी बातें हैं। और दीपक भाई बोल रहे हैं कि जो लोग कहाँ वो हो गया, कौशलेंद्र भाई बोल रहे हैं कि टैग है या हाँ आपकी टैग है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा सब में होगा, बिल्कुल निश्चित रहे। फिर कोई दिसंबर वाला देखो चला गया कमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं और ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग प्लीज़ फ़ोन मत करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सारे आपका रिप्लाई दे देंगे, ठीक ना। और अगर आपको लगता है कि बात करना जरूरी है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बोल देंगे, मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अंत में फिर एक बार मैं कहूँगा कि जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कोर्ट में साथ दे रहा शुरू से अब तक, उसको कहीं पर भी कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका भाई जब तक है आपका हित नहीं होगा।